मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ये मैंने किसे कहा? वेलकम बैक क्यों कहा आपने? अभी हम ब्रेक पे गए नहीं है। मैंने वेलकम बैक कहा है विंटर्स को। मुझे लगा वीकेंड के बाद आप कह रहे हैं वेलकम बैक। नहीं वो तो है, लेकिन मैंने विंटर्स को कहा वेलकम बैक क्योंकि लग ही रहा था सबीन के विंटर्स आर गॉन विद द विंड, लेकिन हवाएं भी वापस आई हैं और सर्दी भी वापस आई। हाँ, जिसको नहीं लग रही सर्दी इसको मरी भेजा जाए। आई डिसएग्री। हमने वेलकम किया है बारिश को कि बारिश हो रही है आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, और इस वक्त इस्लामाबाद में भी बहुत तेज बारिश है। तूफानी बारिश कहा जाए तो वो कम नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको? कहते हैं ना रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वाकई इतनी तेज बारिश हो रही है, बात है। और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। कल मरी में भी ऐसे ही था, बारिश भी थी और बर्फबारी भी थी और मौसम इंतहाई ठंडा था। मैदानी इलाकों में ऐसे इतनी ठंड नहीं है जितनी शुएब बयान कर रहे हैं यहाँ पे, बट हाँ हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर क्योंकि बर्फबारी हो रही है और क्योंकि वो हाइट पर है तो वहाँ पर हाँ इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ कि ठंड ज्यादा है। कैसे? आप मेरी अम्मी से पूछें, ठंड बहुत ज्यादा है। आप मेरे बच्चों की अम्मी से पूछे, कहेंगे ठंड बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए ना, तो आपके बच्चों के कपड़े बताते हैं कि ठंड कितनी माँ को लग रही है। तो मेरे बच्चे आज जैकेट्स पहनकर स्कूल गए, इसका मतलब है ठंड बहुत ज्यादा है। तो ठंड है, मैंने प्रूफ कर दिया है। माँ गलत हो सकती है। अच्छा ठीक है, मान लिया। मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया। ठंड है जी, ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड आ चुकी है। लेकिन अच्छा मौसम जो है वो जाहिर है अचानक से तो अचानक से पता नहीं कहे या ना कहे, बट वी वर एक्सपेक्टिंग के होगा ऐसा। लेकिन समय इतनी तेज बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन शुएब ये बहुत अच्छी बात है कि बारिश तेज हुई है खुल के। हमें चाहिए थी। हर शख्स बीमार हुआ है, हर किसी से आप पूछे किसी को फ्लू हुआ है, किसी को गला खराब हुआ है, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैले हुए हैं क्योंकि बारिश खुल के हो ही नहीं रही थी। पिछले दिन में जो बारिशें हो रही थी वो बहुत ज्यादा जाहिर है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। आज तो बारिश बहुत जबरदस्त खुल के हो रही है, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आज कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, कराची वालों के लिए क्या खुशखबरी है, पूरे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, ये सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इस पर बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब मेट डिपार्टमेंट के साथ मौजूद हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? शुक्र है जी, अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्र सरदार साहब। थोड़ा सा बताएं पहले कि इस वक्त तक जो सिस्टम ने बारिश बरसाई है या बर्फबारी हुई है, थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा कि पूरे मुल्क में कहां कहां कितनी बारिश हुई, कितनी बर्फबारी हुई, कहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई। बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो स्पेल है कल से इसमें तेज़ी आई है। परसों तो हल्की फुल्की हुई थी, रात में कहीं शुमारी इलाका जात में, और केपी में बहुत अच्छी बारिश हुई है कल। केपी के बेशतर इलाकों में, और इस्लामाबाद का जैसे आपने जिक्र किया तो आज इस्लामाबाद और नीचे जो जेलम और ये जो पूरा खित्ता पटवार है इसमें खासा तेज़ स्पेल है आज। और केपी में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि दीर में और उसमें वादी सवात में और तमाम पेशावर समेत चारसदा सवाबी मर्दान, इन तमाम इलाकों में कहीं 40 मिलीमीटर, कहीं 45, कहीं 50, कहीं 60 इस रेंज में हुई है। अच्छी बारिश हुई है। इसी तरह से कश्मीर में अच्छी बारिश हो चुकी है 40-50 मिलीमीटर के दरमियान पर। और जो बर्फबारी है सवात में ज़्यादा हुई है बर्फबारी, कालाम और मालम जफा में, वो जो 2 स्टेशन है वहाँ के, और इसी तरह से दीर में भी और चतराल साइड पे भी हुई होगी, डेफिनेटली बर्फबारी हुई है। लेकिन ज़्यादा वादी सवात में हुई है। ज़ियारत में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, और इसी तरह से गलियात का इलाका जो है उसमें आज मुतवक्की है कि अच्छी बर्फबारी हो जाएगी। हज़ारा डिवीजन का जो गलियात का इलाका है, और साथ में मरी में भी अच्छी स्नोफॉल मुतवक्की है स्पेल के नतीजे में। और ये स्पेल जो है अगले 2 दिन मजीद चलेगा, यानी आज का दिन, कल का दिन भी, और परसों शाम तक ये सबसाइड करेगा जाकर। ठीक है, अच्छी बारिश मुतवक्की है, अच्छी बारिश मुतवक्की है जिसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। सरदार साहब, सिंध वालों के लिए क्या खुशखबरी है बारिश के हवाले से? देखिए इस स्पेल के नतीजे में तो सिंध में नहीं है कुछ भी, कहीं भी कोई बारिश नहीं है, सवाई कराची में कोई खुशखबरी नहीं है। बंदी हो जाए तो हो जाए यहाँ पर। जी। लेकिन अगला एक और स्पेल है जो 25 फरवरी के बाद इंटर होने का इम्कान है, तो उसमें फिर इम्कान होगा कि सिंध में भी कराची समेत अच्छी बारिश मुतवक्की है उस स्पेल के नतीजे में। वरना एक तो सर्दियाँ आती बड़ी मुश्किल से, और दूसरा ये कि जब आती है तो चली बहुत जल्दी जाती है। सिंध की अगर बात करें, क्योंकि कराची में कल भी सुना है बड़ी सख्त किस्म की पसीने में थे, वो यही बात कर रहे थे। अच्छा सरदार साहब, अभी जाहिर है यही कहा जा रहा है कि बारिश आप कह रहे हैं 2-3 दिन अभी मजीद जो है मुतवक्को जरूर है, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि ये सर्दियों की आखिरी बारिश है या बर्फबारी है?
नहीं आखिरी नहीं, एक स्पेल मैंने कहा ना आपसे कि और अच्छा स्पेल है वो भी, जो 25 फरवरी के बाद आता हुआ दिखाई देता है, तो वो आखिरी स्पेल होगा इस महीने का। अब देखें हमारे जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें बेशतर इलाके जो हैं, केपी हो गया, उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब खासकर, उन इलाकों में अगर मार्च में भी अच्छी बारिशें रहती हैं, जिसका इम्कान है कि दो या तीन स्पेल मार्च में भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपको पता है कि उन इलाकों में तो मार्च में भी सर्दी बरकरार रहती है अगर बारिशें चलती रहें तो। सही। और बलूचिस्तान से मुतालिक मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, आपने कुछ तो बात की, लेकिन कल कुछ खबरें चमन से मुतालिक भी आ रही थी, कुछ और इलाकों से मुतालिक भी आ रही थी, नदी नालों में तुग़यानी, तो क्या वहां पर इतना जोरदार ये स्पेल था कि जिसकी वजह से वहां पर ये मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? नहीं, बलूचिस्तान इटसेल्फ में तो कोई इतनी तेज बारिश नहीं हुई है। ज़ोब और चमन और फिर कोयटा में हल्की बारिश हुई है, और ज़ोब चमन साइड पे कोई दरमियानी शिद्दत की बारिश हुई है, लेकिन उस असल में जो उधर से अफगानिस्तान की तरफ से कोई नदी नालों में हो सकता है वहाँ कुछ हैवी बारिश अगर हुई हो तो उसकी वजह से कोई पानी आ गया, लेकिन ऐसा जितना तेज स्पेल बलूचिस्तान में इस स्पेल में इतनी तेज बारिश नहीं हुई है। अगला जो स्पेल है 25 के बाद, उसमें बलूचिस्तान में तेज बारिश दिखाई देती है, और उस वक्त फिर खासे इलाकों में नदी नालों में यानी वगैरह आ सकती है। सही। आज और कल जो आपने कहा कि जिस तरह आज मरी में स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो आज कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर स्नोफॉल ज्यादा हो सकती है? मरी, गलियात, सवात, चित्राल, इन सारे इलाकों में कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं? देखिए ज्यादा इम्कान तो सवात में ही है, क्योंकि वेस्ट से जो हवाएं दाखिल होती है ना, तो उसका एक तरह से सवात में ही ज्यादा असर दिखाई देता है। इसका वहाँ कंसंट्रेशन है, यानी अफगानिस्तान के रास्ते से जो वेव दाखिल हो रही है उधर। अच्छा। तो ज्यादा इम्कान, ज्यादा हैवी स्नोफॉल तो सवात के इलाके में और चतराल में, खासकर अपर चतराल जो है उन इलाकों में ज्यादा इम्कान है। और फिर ये सिलसिला फैलते फैलते आगे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक भी जाएगा, तो वहाँ भी अच्छी स्नोफॉल मुतवक्की है। मरी में भी कुछ ना कुछ स्नोफॉल हो जाएगी, और खासकर जो गलियात का इलाका है, हज़ारा डिवीजन का, वहाँ पर भी इम्कान है। ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, मौसम से मुतालिक बात कर रहे थे। वैसे भी आजकल अगर किसी ने कहीं जाना हो तो वो आवरली वेदर चेक करता है, अच्छा किस टाइम पे बारिश है, किस टाइम पे स्नोफॉल है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं। हम फिर कहेंगे कि ट्रैवल योर प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि ज़्यादा सड़कें स्लिपरी भी होती हैं। अगर आपकी गाड़ी इस काबिल नहीं है तो मत जाएं, चेन्स हैं तो ज़रूर साथ लेकर जाएं, फैमिली के साथ जाते हुए ज़रा एहतियात करें, ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां फंसने का खदशा हो। बुकिंग्स अपनी पहले कंफर्म कर ले। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम वहां पर पहुंचेंगे, देख लेंगे, होटल मिल गया, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो इस आस पे आप चले जाते हैं, और जब वहां पर जाते हैं तो आपको होटल्स की बुकिंग नहीं मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो इलाके सभी जो नियर बाय होते हैं, जैसे मरी है, इस्लामाबाद, सरालपिंडी से लोग जाते हैं, सुबह गए शाम वापस आ गए, तो ज़रा बुकिंग्स नहीं करवा रहे होते। एट द सेम टाइम सवात की बात करें, दीर की बात करें, बहुत ही प्यारे विजुअल्स मैं कहूँगा दीर से चित्राल से आ रहे हैं। 4-4 इंच 5-5 इंच बर्फबारी वहाँ पर हुई है, और बहुत ही खूबसूरत वो रुई के गाले जैसे आसमान से गिरते हुए। तो वाकई बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पर हम देख रहे थे कि इस दफ़ा उस तरह स्नोफॉल नहीं हुई, वहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, हम बारिश के लिए, बर्फबारी के लिए भी कह सकते हैं आज। एग्जैक्टली। चलें जी आगे बढ़े, कहाँ लेकर जा रही हैं भाई? फ्रांस लेकर चले जी। ओह, ठप्पा लगा, बीन ने फ्रांस का वीज़ा लगवा दिया है, और चूंकि वहाँ पर दिलचस्प अंदाज से ओलंपिक एयर को वेलकम किया गया है। यहाँ का कस्बा है मेंटन, और यहाँ पर सिट्रस, यानी जो फल होते हैं, इनसे तैराकों, टेनिस, रग्बी और बैडमिंटन के खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाए गए हैं सिट्रस फ्रूट से। और इस साल पेरिस में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक्स गेम्स का जश्न मनाया गया है। हाँ। ये खूबसूरत मुजस्समे संतरों और लीमू से बनाए गए हैं, जिसमें शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई, और आप दिखा भी रहे हैं। अच्छा, वैसे एक संतरा निकाला, बंदा पूरा डिसमेंटल हो जाए। कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, महारत से। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और ये फ्रांस जुलाई और अगस्त के महीनों में ओलंपिक्स इवेंट की मेज़बानी करेगा, और उसके हवाले से ये एक वेलकम किया गया है इस एयर को। बढ़ते आगे, एक और फेस्टिवल है, और वो है फ्लावर शो, और ये सऊदी अरब में सजा है। रंगा रंग सालाना फ्लावर शो, लाखों इक़साम के फूलों की खुशबू से फ़ज़ा महक उठी है। इस फ्लावर शो में आपको लेकर चलते हैं, और यहाँ पे जो शुरका पहुंचे तो उनके तफरी का भी खासा इंतजाम था, लेकिन आप इसका एरियल व्यू देखिए। रंग हैं, और क्या खूबसूरत रंग है, खूबसूरत। ऐसे लगता है कि बस वो पूरा जो एक डिफरेंट कलर्स वहाँ पर है, और जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसके अलावा और बहुत सारी तफरीह के वहाँ पर पिंक के भी खासे शेड्स हैं वहाँ पर। पिंक के भी मेरा फेवरेट है पिंक ना, तो इस वजह से मैंने कहा पिंक ऐड कर देते हैं। ऐड कर दे, पिंक के खासे शेड्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आपको रेड भी हम दिखा रहे हैं, आपको पिंक भी दिखा रहे हैं। अगर किसी भी जगह पर पिंक आप ऐड कर लेते ना, तो वो वैसे ही खिल उठता है पूरा समा। क्या बात, क्या बात। और फूलों की बात में पिंक तो होना ही चाहिए। ऐसी सही बात है, मतलब
लाल गुलाब होता है, गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब तो पिंक गुलाब होता ही है, तो उसमें भी काफी शेड्स होते हैं। आगे बढ़ते जी, आपको लेकर चलते हैं आप भारत और भारतीय रियासत असम की बात करते हैं। उसमें सालाना डॉग शो का वो मुनक्किद किया गया, हर नस्ल के कुत्ते वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, उनको जिस तरह से डेकोर किया गया है, जिस तरह से उनको सजाया गया है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक उसने लोगों की बहुत तवज्जो का मरकज़ बना है। और ज़ाहिर इनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। देखिए सबीन, वो जो कुत्ते लेकर आए हैं मालिकान, तो वहाँ पे लग रहा है सैलून भी था ना, कोई नेल काट रहा है, कोई मैनिक्योर कर रहा है, कोई पेडिक्योर कर रहा है। खूबसूरत से खूबसूरत उनको बनाया जा रहा है, हर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत क्यूट है वाकई में। अच्छा, और जो बहुत खूबसूरत कुत्ता हो, ये जो बहुत अच्छा करतब कर रहा है, उसे ट्रॉफी मिलती है। अब ये देखें, लॉन्ग सिल्की स्ट्रेट हेयर वाला कुत्ता। अच्छा, आपने उसका रिबन देखा है, पिंक, वो रिबन भी पिंक है। तो ये क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत। ये इसने वो क्या कहते हैं, रिबॉन्डिंग होता है या केराटिन ट्रीटमेंट होता है? मुझे लग रहा है इसने केराटिन करवाया है, देख के। नहीं आओ, चलें, वक्त आ जाता है एक ब्रेक का, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। 10 दिन गुजर गए, हुकूमत की तश्कील का ऊंट किसी करवट बैठ कर नहीं दे रहा, और पावर शेयरिंग का फार्मूला वो भी नहीं तय हो रहा किसी भी तरीके से। इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत का जो एक ढांचा बनने की बात हो रही थी कि ये ढांचा बने, वो भी नहीं पा रहे। तो किसी भी किस्म के फैसले नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर हुकूमत किसने बनानी है और किस तरह से बनानी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए आवाज़ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जो कमज़ोर हुकूमत है उसकी नाकामी का वो ये भी चाह रहे हैं कि वो भी ना उठाना पड़े। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं, और जहां एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की बैठकें हम देख रहे हैं वो लगती जा रही है, तय नहीं हो पा रही है, और दूसरी जाने बिलावल भुट्टो फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत साजी में मदद जरूर करेंगे। वो कहते हैं कि हमें तो ये कहा गया कि 3 साल हमें हुकूमत बनाने दें, 2 साल आप बना लीजिएगा। हालांकि बाद में सागदार साहब ने कहा कि जो चीजें मीटिंग्स में डिस्कस होती हैं वो बाद में बयानबाजी में नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये बात बयानबाजी हो गई, बयानबाजी होगी, जो अंदर की बात है वो ज़ाहिर सामने आ जरूरत। तो इसी हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से हुकूमत तश्कील पाएगी, और इस वक्त कौन कौन से फैसले हो चुके हैं, और आज पीपी नून लीग के अहम बैठक भी है, उसमें क्या फैसले होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आसिफ करमानी साहब। आज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है आज की बैठक के हवाले से जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आज एक अहम बैठक है, क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुएब साहब और सबीन बीबी। देखिए, जैसे कि इसहाक डार साहब ने फरमाया एक बयान में कि भाई ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, आज एक फाइनल मीटिंग गालबन 5वीं ये है नशिस्त जो होने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में और जमहूरियत के इंटरेस्ट में हम सब लोगों को अपनी जो पोजीशंस हैं उससे आगे पीछे होना पड़ेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान एक डेड लॉक में आ गई है, पॉलिटिकल डेड लॉक है, बंद गली में पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवाम फंस गए, तो इसका हल तो कोई निकालना पड़ेगा। डेड लॉक क्या है आसिफ साहब? भाई डेड लॉक ये है कि एक देखे ना, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्लियर मैंडेट आएगा, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लियर मैंडेट आएगा जी। वो नहीं आया, किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, और फिर चैलेंजेस इतने हैं कि उसको हाथ डालने को तैयार नहीं है वफाक में। हाँ, अपने अपने सूबों में हुकूमतें बनाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन वफाक में जो हेड ऑफ पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे ये किस किस्म की हुकूमतें होंगी जो चारों सूबों में तो बनने में जा रही हैं, उस पर कोई इशू नहीं, तो वफाक नहीं है तो हेडलेस गवर्नमेंट्स हुई ना, तो क्या वफाक को कोई एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आपकी तवक्कुआत से मुताबिक हुआ ना हुआ, अब एक सिचुएशन आ गई है सामने, और मैं कतन इन मखलूत हुकूमतों के हक में कभी भी नहीं रहा, और ना ही मेरी क़ियादत खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब कभी मखलूत हुकूमत के हक में रहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे नामजद किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनके मसाइल, इश्यूज जो उनसे हैं, उनको जल्दी एड्रेस होना चाहिए जी। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आगे IMF का वफ्द के साथ आपका प्रोग्राम में आपने डायलॉग में जाना है, तो आपका यूथ है जो डिग्रियां लेके जॉबलेस है, एजुकेटेड यूथ है,
सही बात है। ये बहुत ही आसिफ साहब, ये बहुत ही अहम सवालात है इस वक्त जो आप उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है सबको इस वक्त, तमाम सियासी लीडर्स को इन्हीं मामलात पर सोचना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल ले। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, अपेरेंटली, ज़ाहिर अंदर की बातें तो हमें नहीं पता, अपेरेंटली यही दिख रहा है कि कोई भी वजारत उज़्मा लेने के लिए शायद उस तरह से विलिंग नहीं है। तो क्या जो साद रफीक साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वजारतें लेने वाले कोई नहीं होंगे, देने वाले होंगे लेकिन लेने वाले कोई नहीं होंगे, क्या वो वक्त आ पहुंचा है अभी? देखिए, मुझे इस पर इजाजत दें, एक शेर याद आ गया, क्योंकि आपके एक सेगमेंट में शेर व शायरी पर बात हो रही थी। जी जी। वो शकील बदायूनी का शेर है कि वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। बात ये है कि आप एक स्टेटेड पोजीशन लें, कभी एक दिन आप कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। भाई, ये पाकिस्तान की बका का मामला है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला है, यहाँ इश्यूज और हैं। ऑलरेडी आप साद रफीक साहब को इलेक्शन हुआ है जी, ये आप किसको कह रहे हैं? अच्छा, सबको कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं कि अपने अपने अगर किसी को मूंछ नीची भी करनी पड़ती है अपनी, तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये कोई महंगा सौदा नहीं। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, और वाकई आपने जो इससे पहले बात की ना आसिफ साहब की, अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा पाकिस्तान की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर। यही लचक हमें हर सियासतदान से इसकी उम्मीद भी रखनी चाहिए, और उम्मीद है भी आसिफ साहब। लेकिन मैं फिर सवाल एक दोहराऊंगा कि इस वक्त जो डेडलॉक है, इसमें इशू क्या है? पीपल्स पार्टी वाले अगर कहते हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे, सिर्फ वोट दे देंगे पीएम के कैंडिडेट का, आईनी ओहदे हमें चाहिए, और मिडिल बेंचेस में बैठ जाएंगे। चले, वो तो शायद आगे पीछे हट जाएं अपने मामले से, और अगर आप लोग उनको मना लेते हैं, लेकिन नून लीग कहां पर पीछे हट सकती है? क्या इस मामले पर भी पीछे हट सकती है कि वजीर आजम नून लीग का ना हो? देखिए, इस वक्त चूंकि मेजॉरिटी पार्टी तो मुस्लिम लीग है, उसका हक बनता है, पार्टी की बात कर रहा हूं, तो उस पर भी किसी को एतराज नहीं है शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम नामजद होने पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त अपनी जाती जो ख्वाहिशात हैं, या जो एक पावर पॉलिटिक्स है ना, वो थोड़ी देर के लिए यार उसको जरा पीछे कर दो, पाकिस्तान को आगे ले आओ, और अपनी प्रायोरिटी जो है, वो तरजीह जो है, वो अव्वल और आखिर पाकिस्तान रखो। तो कोई ना कोई इस मामले से देखें, अब एक मैंडेट तो स्प्लिट आया है, आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, अब इसके अंदर ही आपको हल निकालना है, और हल यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, गरीब का सोचें, मिडिल क्लास का सोचें, और जो एजुकेटेड, आपने बात मेरी मुकम्मल नहीं करने दी, और जो एजुकेटेड एजुकेटेड यूथ जो है मिडिल क्लास का, जॉबलेस, आपने उसको, हमने इग्नोर किया है, और उसने इस इलेक्शन में रिवोल्ट किया है। आपको उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस यूथ का जो 60% कितना भी 65% है, उसका क्या करना है। ये भी बहुत अहम बात है। सब इसमें सवाल करने की इजाजत दीजिएगा, जिस यूथ को आप हवाला इस वक्त दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उसने रिवोल्ट किया है, यानी आपकी नजर में जो वोट पीएमएलएन को नहीं पड़ा, या जो वोट पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को पड़ा है, क्या वो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को पार्टी की वजह से, बानी पीटीआई के साथ जो भी उनकी एक लॉयल्टी है उसकी वजह से पड़ा है, परफॉर्मेंस पर पड़ा है, या सारा वोट जो पीटीआई को पड़ा है वो एंटी पीएमएलएन सेंटिमेंट का पड़ा है, गुस्से का पड़ा है, जिद का पड़ा है, वो 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी का पड़ा है? वन ऑफ द फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन इसके और भी फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं 1 मिनट में अर्ज कर देता हूं कि क्या वजूहात हुई हैं। प्लीज। देखिए, पहली बात ये कि एक तो नवाज शरीफ साहब की जो कैंपेन थी, वो उस तवातर से उन्होंने जलसे नहीं किए जिस तरह उन्होंने 2013 या फिर 18 में किए। नंबर 2, जो हमारा मंशूर था, मैं समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, कि वो पहले आ जाना चाहिए था, कम से कम इलेक्शन से 1.5 माह पहले आ जाता मंशूर, जो 10 दिन पहले आया, ताकि लोगों को पढ़ने का मौका मिलता, लोग अपनी राय कायम कर लेते। तीसरा, बिल्कुल एक यूथ था, जौन सा एक जो एजुकेटेड बने, जैसे कहा है, मिडिल क्लास का यूथ है, वो देखें अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स और सोसाइटी के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, और हमें अब नए चैलेंजेस का सामना है। और यहाँ भी मैं समझता हूँ कि हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की। एक और बात कि जब नवाज शरीफ, देखें ना, वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो लोग जो हैं वो जाहिर है उनका, नवाज शरीफ एक वो फलदार दरख्त है जिसका फल खा रहे हैं लोग पिछले 35-40 सालों से,
और मैं समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब साइड पे हों तो ये तो मेरा ख्याल इलेक्शन भी ना लड़े। हमारे बहुत से लोग जो से आज अपने आप को बड़ा फन खान समझते हैं, मैं ये सब की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब के आने से भी जहां हमें फायदा भी हुआ, वोट बैंक बढ़ा भी, चूंकि इस दफे देखिए PMLN का टोटल वोट उसमें इजाफा हुआ है टोटल वोट्स में, लेकिन उससे एक नुकसान ये हुआ कि जो हमारा कैंडिडेट था वो ढीला पड़ गया। उसने कहा मियां साहब आ गए हैं, अब तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि देवर मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, उसमें एक लोगों में जो यूथ है स्पेशली एजुकेटेड, जो मैंने कहा है, वो अभी ये रिवायती सियासत में बिलीव नहीं करता। वो देखता है जब कि भाई मेरे माँ बाप की कमर टूट गई, मेरी तालीम का खर्च उठाते, मेरी जो मुझे डिग्री दिलाई तो मेरा बाप जौन सा है वो कर्जों के तले दबा है, और बाहर वो जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। वहां आपको एक 2% अशराफिया का नाग, सांप जो है, नाग है, वो डस रहा है। इन सारी चीजों ने यूथ में एक रिटेलिएशन पैदा की और उन्होंने इलेक्शन में रिवोल्ट किया है। हमें अब उस यूथ को दोबारा ट्रैक पर लाना है, केटर करना है और डिलीवर करना है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं। ये बहुत अहम बात है। बस एक इस पर मैं जुमला आपसे जरूर लूंगा, चूंकि आपने कहा कि इस वक्त जो अवाम, बिलखुस अपने नौजवानों का जिक्र किया कि अगर उनको संजीदा ना लिया जाए तो मामला खराब हो जाता है। अब ऐसे में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि PTI बैक कैंडिडेट्स थे, जो कि ज़ाहिर है जिनको वोट सिर्फ इसलिए पड़ा कि वो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स थे, और बाद में जब वो शामिल हो जाते हैं PMLN में तो लोग फिर सवाल करते हैं कि ये रिवायती सियासत ही कर रही है PMLN तो। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि एक वक्त था जिस वक्त मरियम नवाज साहब ने कहा कि लोटों की जगह, मैं वो लफ्ज़ दोहराता नहीं लेकिन उन्होंने उसका हवाला दिया था, लेकिन आज फिर लोग वो फिर कोट भी कर रहे होते हैं। फिर सर रिवायती सियासत में हट क्यों नहीं रहे? आपकी क़यादत रिवायती सियासत से क्यों हट नहीं रही? मैं तो हमेशा इन लोटों के खिलाफ रिकॉर्ड पर हूँ, ठीक है, कोई भी करे। देखने की ये बात है, क्या हमारी जमात अगर गलत कर रही है, नहीं लोटों को लेना चाहिए, आपको अपोजिशन में फिर बैठ जाना चाहिए, लेकिन उन लोटों को भी तो कोई शर्म आनी चाहिए, उनको भी कोई हया होनी चाहिए, उनमें भी कोई गैरत होनी चाहिए कि जो वोट तो किसी और का लेते हैं और जाके किसी और शाख पे बैठ जाते हैं। मैंने इसलिए कहा ना, ये जाती मफादात की सियासत हो रही है इस मुल्क में, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पावर पॉलिटिक्स का खमियाजा इस इलेक्शन में भी लोग भुगत रहे हैं। और मेरी याद रखें बात, अगर हमने अपने तौर तरीके, तमाम जमातों की बात कर रहा हूं, तब्दील ना किए तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको और मुनकसिम मैंडेट्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। आसिफ साहब, लेकिन यहीं पे देखें, उनको वेलकम करने वाले भी तो फिर नून लीग वाले ही है ना। आप अगर देखें उनको भी तो समझ लीजिए, क्योंकि आज अगर वो किसी के नहीं हुए तो कल को इनके कैसे होंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो इस एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ, ये लोटाइज्म के, इसका, चूंकि हमें पहले भी जिमनी इलेक्शनों में आप याद करें 2022 उसमें हमें नुकसान हुआ, उसमें हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इन लोटों को। मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल डायनामिक्स और सोसाइटी के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब ये जोड़ तोड़ की सियासत, रिवायती सियासत, हाँ कंसेंसस की सियासत हो तो वो और बात है, नेशनल इंटरेस्ट की सियासत हो तो और बात है। अपनी जात को नीचे करें और पाकिस्तान को ऊपर रखें, जैसे कायदे आज़म ने अपनी जात की नफी कर दी और पाकिस्तान के मकसद को, हसूल को ऊपर रखा तो पाकिस्तान हासिल हो गया। अब ना तो जिना आएगा इस मुल्क में दोबारा, ना कोई आपने विंस्टन चर्चिल लेके आना है। सो जो अवेलेबल लीडरशिप है, कम से कम हमारे पास जिना साहब के फुटप्रिंट्स हैं, उनकी अफकार और नजरियात हैं। पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास के लिए बना था। आप कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में पाकिस्तान को लेके चलें, मैं देखता हूं कैसे हालात ठीक नहीं होंगे यहाँ। आसिफ साहब, लेकिन देखिए यहीं पर आवाम ये भी तो सवाल करती है ना फिर के टैलेंट को क्यों नहीं आगे लेके आती। नून लीग की भी अगर बात की जाए, सेम मैं पीपल्स पार्टी के लिए भी ये कहूंगी, लेकिन नून लीग के लिए भी कहा जाता है नए लोगों को तो मौका नहीं दिया जाता। वही खानदानी सियासत, वही रवायती अंदाज, वही ओहदे, हमें पता ही होता है पहले भी कि अच्छा इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर ये होगा, उसी तरह से वजारतें भी बांटी जाएंगी। तो ये भी तो एक रवायती अंदाज है जिससे निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता, स्पेशली यूथ की अगर बात की जाती है तो। आई एग्री विद यू, और मैं इसलिए कहता हूं कि अब हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हमें अपने पार्टियों के अंदर भी, अगर हम मुआशरे में, अगर हम मुल्क में मेरिट लाना चाहते हैं, इट अप्लाइज टू ऑल पार्टीज, नॉट ओनली वन पार्टी। अगर हम मुआशरे में मेरिट लाना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाना चाहते हैं, तो देन
there's a saying in the English that the charity begins at home. एब्सोल्युटली राइट। और सर इसमें एक बात और भी है, क्योंकि आपने खुद अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वोट नवाज शरीफ साहब का है, आपने कहा वो फलदार एक दरख्त हैं। अब ऐसे में अगर वोट नवाज शरीफ साहब का है, वो खुद पाकिस्तान आए, 21 अक्टूबर को स्पीच की, उनके नाम पे वोट पड़ा, भले कोई गलतियां होती रही होंगी, कैंपेन लेट हुई, मंशूर लेट आया, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वोट बहरहाल नवाज शरीफ साहब का पड़ा PMLN को। अब ऐसे में अगर वो खुद साइड पर हो जाएं और कहें कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, तो लोग तो फिर और मुतनफर नहीं हो जाएंगे PMLN से कि वोट देते हैं नवाज साहब को, आ जाते हैं शहबाज साहब। आपकी पार्टली मैं एग्री करता हूं बात से कि जो नवाज शरीफ साहब ने एक भरपूर सियासी इनिंग खेली 35-40 साल, और उन्होंने मुस्लिम लीग को पॉपुलराइज करने में, एक पॉपुलर जमात बनाने में 30-35 साल लगे, और एक वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई। और जो नारा भी था हमारा PMLN का, वो था पाकिस्तान को नवाज दो। ठीक है जी, पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन मियां साहब जो कि मखलूत हुकूमतों के हमेशा वो समझते अनकंफर्टेबल रहे हैं, उसमें चूंकि खींचातानी होती है, कुछ जायज नाजायज अपनी डिमांड्स होती हैं लोगों की, तो मियां साहब के जो मैं मिजाज को समझता हूं कि वो उस मखलूत हुकूमत का इसलिए हिस्सा बनने को तैयार नहीं हुए। हाँ, अगर उनको मैंडेट क्लियर मिल जाता, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती, तो फिर हुकूमत बना लेते। ठीक है, ये एक वजह है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। जी प्लीज लास्ट सेंटेंस। लेकिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ने नवाज शरीफ को वोट दिया, और नवाज शरीफ के वोटर जो हैं वो मियां साहब को वजीर आज़म देखना चाहते थे। यकीनन उनको इस फैसले से मियां साहब जो उन्होंने अपना को विड्रॉ किया है, उससे उनके वोटर्स में मायूसी हुई। जाहिर है वो एक सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हुए, वो नजर भी आ रहा है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको की खुशामदीद। इस वक्त इलेक्शन के बाद के मौसम की हम बात करें कि हुकूमत किस तरह से तश्कील पाई जाएगी, और इसके साथ साथ किसका इत्तेहाद किससे होगा। अहम फैसले आज भी मुतवक्को हैं, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक भी है। क्या उसमें पांचवी बैठक और अहम बैठक ऑब्वियसली। तो इस पूरे अहवाल के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ एंकर पर्सन है तज्ज़िया समर अब्बास साहब। समर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। समर, आज की बैठक के हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है, क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की आज 5वीं और अहम बैठक, क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं आज? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। यकीनी तौर पर आज की जो बैठक है वो फैसला कुन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये कन्वे किया गया है, उन्हें ये कहा गया है कि बस बहुत हो गया, अब आप मिलकर हुकूमत बना लीजिए, क्योंकि ये गैर यकीनी जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है, पाकिस्तानी मैशत के लिए बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए अब आप ना कोई फैसला करें, नहीं तो फिर बाद में कुछ और भी जो है ना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी और तरीके से। तो इसलिए फिर अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। रात को बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंचे, इतलात आई है, और आज कोई फाइनल राउंड होगा और उसमें चीजें तय पा जाएंगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि इब्तदाई तौर पर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहली काबीना जो हल्फ उठाएगी, उसमें शायद पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। फिर एक सेकंड फेज होगा, यानी कि सेकंड फेज होगा वुज़रा का, काबीना के एक्सटेंशन का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी शामिल हो जाएंगे काबीना में। चूंकि ये तो चीज एक तय है कि पीपल्स पार्टी बाहर नहीं बैठेगी। समर, ये सब जो हो रहा है, समर ये जो इतनी ताखीर हो रही है और जो बात आप भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये बड़ी अहम बात है कि पहले हल्फ में शायद ना हो, दूसरी हल्फबरदारी में शिरकत कर लें और फिर वो हल्फ उठा लें वजारतों का। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि बिलावल साहब का जो एक स्टैंड है, जो जारहाना अंदाज है, और जो कल भी उन्होंने स्पीच की है, ये सिर्फ उनको बैलेंस करने के लिए डिले है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात थे उससे इतनी ज्यादा तलखी की तरफ ले गए थे कि अब वहां से वापस आना, जो पोजीशन उन्होंने ली थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे जरा वापस आना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए अब वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो वापस आ रहे। पहले तो ये था कि बैठना ही नहीं नून लीग के साथ बिल्कुल भी, अब वो नून लीग के साथ से बैठ नहीं रहे बल्कि नून लीग की गवर्नमेंट बनवा रहे अपने हाथों से। दूसरा ये भी फैसला हो चुका है, देखिए जो चीजें तय पा रही है ना पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, वो एक एक करके चीजें तय हो रही हैं। तो एक तो तय पा चुका है कि आसिफ अली जरदारी अगले सदर होंगे, और इसका फैसला जो हो चुका है, नून लीग इस पे मान चुकी है, आसिफ जरदारी के सदर बनने के ऊपर। क्योंकि ये कल कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि नून लीग ने
जरदारी साहब की जो सदर बनने की हमारी जो तजवीज़ थी उस पर इत्तफाक कर लिया है। फिर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दी जा रही है, क्योंकि वहाँ कुछ आज़ादी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और कुछ वजारतों के अंदर। सेंटर में भी वजारतें मिलेंगी, लेकिन वो अगले स्टेज पे जाके मिलेंगी। अच्छा, सही। अच्छा समर, ऐसे में पीटीआई का स्टांस आप क्या देख रहे हो? वो क्या पोजीशन है पीटीआई? क्योंकि जाहिर है उनके कुछ जो रहनुमा हैं वो आकर ये बात करते हैं कि जी हम ओपोजिशन में बैठेंगे, कुछ आकर बात करते हैं जी हम हुकूमत बनाएंगे वफाक में भी। तो ये क्या सूरत हाल है? और अक्सर औकात हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से बानी पीटीआई का नाम लेकर हर कोई एक डिफरेंट बयान दे रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो बयान बदल जाता है। क्या पोजीशन, क्या स्टांस आपको पीटीआई का इस वक्त लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बड़ी कंफ्यूजन है। जाहिर है जो फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी सीट्स बन रही थी वो नंबर मौजूदा उनकी सीटों से काफी ज्यादा है, तो इसलिए अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हैं। उन्हें ये भी बीच में एक उम्मीद जागती है कि शायद हमें सीटें हमारी वापस मिल जाएं। पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला कर लिया था कि हम अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, सेंटर में भी और पंजाब में भी। लेकिन जब ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला वाकया हुआ और कुछ एक दो चीजें और हुई, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ को ये उम्मीद जागी कि शायद हमें हमारी सीटें जो है वो वापस मिल जाए जो हमसे छीनी गई है नताइज तब्दील करने के बाद। तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो एक बयान आया था आपके सामने, जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप का, कि जिसमें ये कहा गया था मियां नवाज शरीफ को, इसहाक डार की जानिब से, कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, हमें सेंटर की गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। एक मैसेजिंग थी पीएमएल की जानिब से। तो उसके बाद फिर तहरीक-ए-इंसाफ को लगा कि शायद अब नून लीग अगर गवर्नमेंट नहीं ले रही तो हमारा चांस फिर बन सकता है। तो इसलिए फिर दोबारा से तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है अगले दिन फैसला किया, नहीं जी हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर में भी और पंजाब में भी। यानी वो दोबारा इस दौड़ में फिर से शामिल हो गए। इन 2-3 जो हैपनिंग्स एक दौर उसके अंदर हुई, तो यानी हर दिन एक नया रास्ता डिफाइन करता चला जा रहा है। तो लेट्स सी आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बैठक में क्या तय पाता है, ज़रा उससे चीज़ें खासी हद तक क्लियर हो जाएंगी। खमर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात करवाते एक ऐसे काबिल फख्र पाकिस्तानी नौजवान से जो अपनी जहानत और हैरत अंगेज सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर रहे हैं और ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम खुद दंग रह गए कि ये कैसे हो रहा है। हम बात करें दुनिया के कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मोहम्मद रयान सिद्दीकी की, जिन्हें यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का कम उम्र तरीन तालिब इल्म और कम उम्र तरीन ग्रेजुएट बनने का भी एजाज़ हासिल है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइन डिप्लोमा भी वो हासिल करने वाले कम उम्र तरीन स्टूडेंट में उनका शुमार होता है। स्टूडेंट है ऑब्वियसली, और दुनिया के कम उम्र तरीन जो सर्टिफाइड ऐप डेवलपर है वो बनने का भी उनका एजाज़ हासिल है। अच्छा, इतने सारे रिकॉर्ड्स इतनी छोटी सी उम्र में, हम तो हैरान रह गए और हमने सोचा कि इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुने। रयान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रयान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। रयान, कोई मैंने रिकॉर्ड छोड़ तो नहीं दिया बताना, कुछ रह गया हो? नहीं, आई थिंक हर चीज़ आपने मेन कवर कर दी। एक और रिकॉर्ड है जो 13 साल की उम्र में हुआ था, यंगेस्ट सर्टिफाइड एंड्रॉइड ऐप डेवलपर का, वो भी है और इंशाल्लाह और अभी अंडर प्रोसेस है। तो ग्रेट, पहला रिकॉर्ड 13 साल की उम्र में, फिर 14 और फिर 16। नाउ यू आर 19। ये 3 साल यानी 16 से लेकर 19 तक की मैं ज़रूर कहानी जानना चाहूँगा कि इन 3 सालों में रयान ने क्या क्या किया है। इन 3 सालों में मेन माइक्रोसॉफ्ट का काम चलता रहा और फिर मैंने खुद साइड प्रोजेक्ट्स किए। मैंने अपनी खुद एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उसमें मैं लोगों को पढ़ाता हूँ टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, जिनको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है वो। तो उसके दौरान इन 3 सालों में ये हुआ। अपना यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया, उसमें फ्री इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑनलाइन। तो वो रयान सिद्दीकी के नाम से, आप लोग ऑनलाइन जाके लिख लें तो नज़र आ जाएगा। तो इन 3 सालों में तो ये मेन चीज़ें हो रही हैं। रयान, टेक्नोलॉजी का शौक कैसे पैदा हुआ? घर में और लोग भी हैं जिनका इंटरेस्ट था, उनको देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बस नेचुरली इंक्लाइंड थे टेक्नोलॉजी की तरफ? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंक्लिनेशन भी नहीं थी। इंटरेस्ट बहुत लेट आया। शुरू में बस ये था, मतलब ऑनलाइन चीज़ वगैरह। सॉरी, हेलो, ये लेट था अभी? यस, ये लेट था। मतलब लेट मुराद जब से मैंने शुरू किया, तो ये जर्नी शुरू हुई थी 7-8 साल के जब मैं था, मतलब ऑनलाइन चीज़ें सीखने का, कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखना इस तरह। तो उसके दौरान ऑनलाइन ये था गोल कि भाई ऑनलाइन कोई तरीके चाहिए पैसे कमाने के। कोई ऑनलाइन चीज़ बेच ली या फिर ऑनलाइन कोई कुछ डिज़ाइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के लिए, इस तरह। तो उनमें से बस एक चीज़ जो हमने डिस्कवर की थी हमारी फैमिली ने, जो हम लोग इस जर्नी में थे ऑनलाइन पैसे कमाने के, क्या मतलब फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना के, ऐप बना के। तो बस वो स्किल सीखनी थी पैसे कमाने के लिए। कोई इसमें शौक नहीं था कि नहीं ये मुझे करना है इस तरह। फिर बस उस चीज़ पे मैं लगा रहा
जब एक हद तक मैं पहुंचा उसके अंदर कि मतलब एक कॉम्पिटेंसी आ गई कि मतलब एक अच्छा हो गया मैं इसमें ऐप बनाने में, वेबसाइट्स बनाने में, फिर शौक आया कि अच्छा भी अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। और अयान गाइड कौन करता रहा इस सारे अरसे में आपको? ज़ाहिर है एक बच्चे के लिए, मैं ज़ाहिर 13 साल का बच्चा मैं कहूँगा, 13 साल का हो, 14 साल का हो, उसके लिए ज़ाहिर है एक मेंटोर होना बहुत अहम है, कोई जो गाइड कर रहा हो, रास्ता दिखा रहा हो। तो आपकी जर्नी में कौन था ऐसा? मैं खुद बहुत ये 10-11 साल की ट्रायल एरर से थी गाइड, तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब इसमें भी इस जर्नी के अंदर इतना मेरा टाइम आप कह सकते हैं एक हद तक ज़ाया नहीं हुआ। आपने लेसन सीखे ऑब्वियसली, बट अगर मेरे पास होता कोई गाइड, कोई मेंटर जो बताता कि अच्छा ये कर लो, ये नहीं, इस पे फोकस करो, ये नहीं, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ मतलब और तेज़ी से प्रोग्रेस होती। तो मेरा भी वही गोल है इन दिनों, मैं अपना खुद यूट्यूब चैनल पे सबको फ्री एडवाइस देता हूँ जो मैंने इतने सालों में चीज़ें वगैरह सीखी कि मतलब लोगों के पास गाइड नहीं है तो मैं उनका एक गाइड बन सकता हूँ, बट मेरा तो खुद ट्रायल एंड एरर। चले, अगर ये वैसे बड़ी बात है कि अगर कोई मेंटर होता आपकी ज़िंदगी में तो आप इससे बेहतर, शायद इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड बना रहे होते। अब रायन, ऐसे में ज़ाहिर है अभी तक देखा, अब हम तो एक वो ज़िंदगी आपकी दिखा रहे हैं जहाँ पर रायन ने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रायन सबके लिए रोल मॉडल है। अब रायन कभी फेलियर्स भी फेस करने पड़े ज़िंदगी में, ऐसे में जब हिम्मत हारी हो कि नहीं शायद अब मुझसे नहीं होगा आगे कुछ? फेलियर्स तो आते हैं, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप रोड ब्लॉक्स हिट करते हैं जहाँ पे मतलब आप कोई चीज़, जैसे टेक्निकली फेलियर फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐप बना रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा, आप एक जगह पे फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली वो ओवरकम करना होता है, बस आप उसमें लगे रहें। और मेंटल फेलियर्स भी आते रहते हैं बीच में कि मतलब आपकी किसी दिन मोटिवेशन लैक होगी कि नहीं आज मैं दिल नहीं चाह रहा काम करने को, आज यूं नहीं बहुत काम है करने को, इस तरह एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बस आपको लगे रहना होता है अपनी क्राफ्ट पे, एक हायर गोल रखना होता है कि भाई ये मतलब मकसद क्या है मेरा सीखने का, करने का, तो बस उसको बार बार रिमाइंड करना होता है अपने आप को। वैसे मकसद क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना मकसद होता है? क्या मकसद होता है? मेरे 2 मकसद हैं। एक तो ऑब्वियसली पैसे कमाना, क्योंकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के इंटरेस्ट, मतलब एक तो वो है पैसे कमाना है, और एक दूसरी जगह है एक लाइफ में एक स्टेशन में पहुंचना, मतलब एक चेक पॉइंट में पहुंचना कि मतलब आप जिंदगी में जब आप बड़े हों वापस आप देख सकें कि हाँ भी मैंने मतलब कुछ तो एटलीस्ट किया है कि जिसमें मतलब दुनिया में कोई नाम है, कोई चीज़ है जिससे मैं रिकग्नाइज हूँ। तो ये 2 मेरे लिए तो मेन मकसद है। ओके, और बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चूँकि आपने कहा ना पैसा कमाना, मैं इसलिए ज़रूर पूछूंगा आपसे कि जो एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, चूँकि आप तो बहुत चीज़ें कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी है, पढ़ा भी रहे हैं, तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होती है एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए वो क्या है आपके केस में? मेरे केस में तो डाइवर्सिफाइड है, ऑब्वियसली मेरी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है और फिर प्लस मेरे कुछ ऑनलाइन वेंचर्स हैं। वैसे जनरली टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आई मीन ऑब्वियसली जॉब ये तो नंबर 1 है आपकी, क्योंकि स्टेबल इनकम मिलती है, पर उससे भी ज़्यादा जो सेकंड है वो आपके अपने वेंचर्स, क्योंकि उसमें कोई कैप नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती आप कितने कमा सकते हैं। तो जो स्पेशली लोग ऑनलाइन रिमोट वगैरह काम करते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो है अपने किसी काम से, लेकिन जो सबसे स्टेबल है वो ऑब्वियसली जॉब में। और ये बड़ा अहम है हर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसे शख्स के लिए चाहे वो किसी भी डोमेन में काम कर रहा हो, कि मल्टीटास्किंग करे, वो चाहे जॉब है, बिजनेस है, कोचिंग है, डिजिटल मीडिया है, एंड यू नेम इट, कि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो आपका, वो चाहे फिर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है और चाहे फिर एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें कभी छक्का लग जाए, फ्रीलांसिंग। ये नहीं, मल्टीटास्किंग इसके बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हाइपर कंपेटिटिव हो गई है दुनिया। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के एरिया में अगर आप लें, अब यूट्यूब, इंटरनेट, इसकी वजह से बहुत एक्सेसिबल हो गई ये चीज़ें पढ़ना, कोई भी घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऐप पे बनाना, वेबसाइट्स बनाना, अब ये कोई एक्सक्लूसिव स्किल नहीं रही, तो उसकी वजह से अब ज़्यादा लोगों को आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर इसका कंपटीशन बढ़ गया, तो आपको ऑब्वियसली मल्टीटास्क करना होता है, 5-6 चीज़ें एक साथ लेके चलनी होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबकी क्वालिटी मतलब अपनी जो आप एफर्ट डाल सकते हैं उन चीज़ों में उनको गिराएं। आप एक चीज़ को एक टाइम पे फोकस करें, लेकिन फिर ढेर सारी चीज़ों को, ढेर सारी नहीं, एटलीस्ट एक से ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। मल्टीटास्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रायन अगर देखा जाए तो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी की फील्ड है, अब इसमें कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है जी अब टेक्नोलॉजी में ही आगे जाना है, और वो अपनी पढ़ाई भी उसमें मुकम्मल कर उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ भी उसी में डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं जो कि इस फील्ड से वाबस्ता है,
उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई सी 3 टिप्स जो आप देना चाहें टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए जो नंबर 1 टिप होगी, अपना टाइम बचाएं। वो किस तरह कि अभी जो ट्रेडिशनल हमारा माइंडसेट है वो यही होता है कि भाई बंदा स्कूल ख़त्म करे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, 4 साल गुजारे, फिर उसके बाद सोचे कि क्या करना है क्या नहीं। बट अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आप घर बैठे पाकिस्तान में बैठे, आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं। और ये है जो मैं खुद अपने इंस्टीट्यूट में सिखाता हूँ, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूट, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके अंदर आप घर बैठे अपनी स्किल सीखें, घर बैठे अपने मतलब ऑनलाइन कोई काम निकालें, रिमोट वर्क के, और कोई ऐप बना लिया आपने, आपके पास कोई आइडिया था, उसको मार्केट करें। तो अब जो मेरी नंबर 1 टिप होगी अपना लोगों के लिए अपना टाइम बचाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ पे ना रुके रहें, खुद अपने ऊपर लें अपनी चीज़ें सीखने पे, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज करें। जो सेकेंड मेरी टिप होगी वो ये होगी कि अब क्योंकि ये चीज़ बहुत आम है, मतलब मैं इसको आम कंसिडर करता हूँ, ये टेक्नोलॉजी वगैरह की नॉलेज सबके पास होना, क्योंकि घर बैठे कोई भी सीख सकता है। आपके पास एक बहुत शदीद कंपेटिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जो दूसरी चीज़ जो मतलब आपके लिए जो मैं एडवाइस देता हूँ वो यही है कि अपने आप को एक कंपेटिटिव पर्सनैलिटी मिलाएं। मतलब कोई भी छोटा सा काम हो, आपको उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी पे करना है, सबसे बेस्ट। मतलब आपके कोई भी छोटा सा काम है, कोई छोटी सी चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोई असाइनमेंट पूरी करनी है, मतलब आपसे बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो अपना टाइम बचाएं और बहुत एक्सट्रीम कंपेटिटिव माइंडसेट में आएं। ग्रेट रयान, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ टिप्स भी आपने दी हमारे लोगों को। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पंजाब में नमूनिया किसी तौर काबू में आने को तैयार नहीं है। जानलेवा मरज 24 घंटों के दौरान मजीद 13 बच्चों की जानें ले गया। और सिर्फ एक दिन की बात करें, 600 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मजमूई तौर पर रवा साल अब तक तकरीबन 29,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अफसोसनाक पहलू इसका ये है कि 392 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और सूबे में तेज़ी से फैलता ये मरज़ की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, तदारुक कैसे मुमकिन है, ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको आप अननोटिस नहीं जाने दे सकते, स्पेशली विंटर सीजन में। इस पर हम बात कर लेते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब साथ में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या स्टेटस है लाहौर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच बुलाने का। जी लाहौर में जी सिचुएशन जो है वो रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि बेहतर है। अच्छा। और लेकिन स्टिल जो है वो काफ़ी बेहतर को मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी हद तक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, और रीज़न क्या हुई, नमूनिया इतना बेकाबू क्यों हुआ? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं ये समझता हूँ इसको अगर मैं एक किसी सिंगल फैक्टर से जोड़ना चाहूँ तो मैं उसको इन्वायरमेंट को एक मेन कल्प्रिट कहूँगा इस सारे फैक्टर में। देखिए, ये जो स्मोक थी इस जो कि काफ़ी अरसे से जिसका हम शिकार हो रहे हैं लाहौर का, बल्कि ये एक 5th सीज़न है, इस स्मोक ने और ड्राई विंटर ने हमें सब घर वालों को मजबूर किया कि हम सारे घर वाले एक ही कमरे में इकट्ठे बैठे, नंबर 1। और हमारा जो आप समझें कि वेंटिलेशन जो थी वो ना होने के बराबर थी। और इस वजह से लकीली या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऑफ चलता रहा बिकॉज ऑफ द स्मोक। तो काफ़ी बड़ी गैदरिंग जो थी वो इकट्ठे बैठना शुरू हो गई इस विंटर में। तो बारिशों की ना होने की वजह से, स्मोक के एक्सपोजर की वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी वायरल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। और वो जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिस टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, वो इंपॉर्टेंट टाइम स्पेसिफिकली बच्चों में टोटल गुजर जाता है। बड़े तो फिर भी हमारे पास फिर आज टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप इंपॉर्टेंट टाइम की बात करें कि टाइम गुजर जाता है, उसके बाद जाहिर है पेरेंट्स लेकर आ रहे होते हैं। अक्सर हम ये भी देखा है बुखार हो गया, खांसी हो रही है, इस तरह की कोई भी अलामात है तो डॉक्टर घर में ही इलाज कर दिया जाता है, ये दवाई देते वो दवा देते, और जब तक मर्ज बिगड़ नहीं जाता तब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि बच्चों में और बड़ों में हम देखें तो हमें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए नमूनिया के हवाले से? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ मैं समझता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो हमारी सोसाइटी बदल गई है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया का अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइजेशन है। गलत मायनों में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हर बंदा अपनी चाहे उसका नॉलेज मिनिमम है, चाहे वो अभी स्टार्ट ऑफ MBBS में या वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो एक वीडियो अपनी लगा देता है कि फ़लाँ चीज़ खाने से फ़लाँ लोग जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने देखी कि हमारे हम माशाल्लाह हर घर में एक डॉक्टर है, चाहे वो एक हाउस जॉब करने वाला डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, वो डॉक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा डॉक्टर है उस फैमिली के लिए।
तो सबसे पहले कंसल्टेशन उन्हीं लोगों से ही की जाती है अनफॉर्चुनेटली। और उनमें फिर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पेशेंट को हल्का फुल्का बुखार है तो वो एक सिंपल सी मेडिसिन जिसको हम पैरास्टामोल का नाम देते हैं वो दे देते हैं, और वो बच्चा उससे एक आध दिन उसका बुखार बेहतर होता है, दूसरे तीसरे दिन उसका बुखार फिर होना शुरू हो जाता है। और बच्चा ऐसा बच्चा जो कि बहुत छोटा हो, जो कि माँ पे डिपेंडेंट है, अगर वो अपना खाना पीना, माँ का मदर फीड छोड़ दें, उसका बुखार 2 दिन से ज़्यादा ना उतरे, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। इसका मतलब है कि इस बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। लेकिन वो 2 दिन भी वहीं पे गुजारता है, फिर तीसरे दिन उसको कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे दी जाती है। हालांकि मोस्टली ये जो इलनेस होती है बच्चों में स्पेसिफिकली ये वायरल होती हैं। अब आ जाए हम बड़ों की तरफ, तो बड़ों का प्रॉब्लम ये है यूजुअली वो अपनी मोस्ट ऑफ दी सिम्टम्स को रिलेट करते हैं विद द एज, कि मेरी एज ऐसी है तो शायद ये मुझे जो थोड़ी बहुत अलामत आ रही हैं ये उसके साथ अटैच है, चाहे मेरा जो थोड़ा बहुत सांस फूलना है वो उसके साथ अटैच है, खांसी उसके साथ अटैच है, और वो अपनी अलामत को लेट बताते हैं टू द फैमिली। एंड अगेन द सेम कैस्केड स्टार्ट, कि जब फैमिली को पता लगेगा और फिर वो उसी डॉक्टर से रिजू करेंगे जो कि अभी शायद उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकता, और वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक इनिशियली दे देगा, जिससे प्रीलिमिनरी कुछ टाइम के लिए तो मरीज़ बेहतर होता है, लेकिन दोबारा उसकी सिम्टम रिकरेंस होती है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुकी होती है, उसको बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, उसके चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, उसका फिर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। एट दैट टाइम दैट पेशेंट केम टू अस, ठीक है। और दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की मैं बात करूँ तो बच्चों में भी रिजर्व कम है और बड़ों में भी रिजर्व कम है। वो ऑलरेडी अपने लंग्स का अच्छा खासा हिस्सा बिकॉज ऑफ द एज जो है वो यूज़ कर चुके होते हैं। सो ये 2 प्रॉब्लम मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किसके हो रहे हैं, या बच्चों के हो रहे हैं या फिर बड़ों के हो रहे हैं? देखिए, मैं आई एम अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी है और मैं अडल्ट का हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली क्योंकि उनको ज़्यादा देख रहा हूँ, और बच्चों का क्योंकि हमारे कोलीग्स हैं जो इनमें काम कर रहे हैं और उनका भी जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो ज़्यादा है, और जो डेथ है मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त तक बच्चों में ज़्यादा है। बड़ों में जो हम मरीज़ हमारे पास आते हैं क्योंकि लकीली वो फिर भी थोड़ा अर्ली पहुंच जाते हैं, बच्चे थोड़ा लेट पहुंचते हैं, इस वजह से उनकी जो कॉम्प्लिकेशन फेज में ही वो हमारे पास पहुंचते हैं बच्चे मोस्टली। बिल्कुल सारे वो डिपेंडेंट होते हैं, जब तक ले जाया नहीं जाएगा वो खुद तो जी दे आर डिपेंडेंट, एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब, क्या एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल वो भी एक वजह बनती है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर जब अगर आपको आगे चलकर निमोनिया हो तो वो फिर जानलेवा साबित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने आपको बताया कि जब वो किसी भी बंदे से रजू करते हैं, हम आप अपनी एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले उसने बगैर सोचे समझे एक सुन्नत के तौर पे एंटीबायोटिक दे देनी, जिसको हमने सबने सुना होगा जिथ्रोमाइसिन, ठीक है, जिसको हम प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल रीजन से। तो एंटीबायोटिक तो हमारा प्रॉब्लम ही सोसाइटी का ये है कि हमने समझ लिया है कि कोई भी फीवर है तो एंटीबायोटिक इज़ द सोल्यूशन। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द इलनेस है बच्चों में स्पेसिफिकली वो वायरल होती हैं, और उसको हम बाय द वे उसमें नहीं देते, उसमें हम यूजुअली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं टिल वी फील के कुछ साइन है जिसको ट्रीट किया जाए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द मेजर कल्प्रिट नाउअडेज, और आप लोगों के लिए शायद ये हैरान कुन हो कि 2015 में 50 में 10 लाख पीपल विल डाई ओनली बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये तो वो डाटा है जो कि बाहर से हम देख रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या सिनेरियो है, तो हमारे मुल्क में इससे वर्स्ट सिनेरियो होगा, बिकॉज एंटीबायोटिक यहाँ पे ऐसे दी जाती है ओवर द काउंटर जैसे हम कोई टॉफियाँ दे रहे हैं। हर बंदा एंटीबायोटिक लेके, और वो भी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि हम आईसीयू में देते हैं वो घर में लेके हमारे पास आता है, तो हमारे पास देने के लिए उसको क्या ऑफर होती चीज़। तो ये बड़ा अहम है एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो इस सोसाइटी में आ रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और बिल्कुल नज़ला, बुखार, खांसी, ऐसी कोई भी अलामात जब किसी में हमें प्रेजेंट होती हैं तो हमें देखते हैं कि वो खांसी, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, नमूने से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। PSL सीजन 9 जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मेगा इवेंट में कांटेदार मुकाबले जारी हैं। ये वैसे शायकीन फैसला करेंगे कि कौन सा मुकाबला कांटेदार होता है और कौन सा कांटेदार नहीं होता। कोई मैच सनसनीखेज होता है, किसी में बहुत मजा आता है और किसी में नहीं भी आता। लेकिन हर साल की तरह PSL इसका 9th एडिशन नए टैलेंट को सामने ला रहा है। आज हम उसकी बात भी करेंगे, और कई बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए स्टार बनने का सुनहरा मौका होता है। पेशावर ज़ल्मे के उभरते फास्ट बॉलर मोहम्मद ईशान की बात करें, या नसीम शाह के भाई बैट शाह का जिक्र करें, या इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर बैटर शामिल हुसैन, या लाहौर कलर्स के स्पिनर सैयद फरीदून, या मुल्तान सुल्तान के फैसल अकरम की बात करें, तो नौजवान खिलाड़ी कौमी उफक पर चमकने के लिए बेताब भी हैं, तैयार भी, लेकिन ज़रा आपको प्रूव करना होगा विद योर परफॉर्मेंस। बहुत से प्लेयर्स से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी टीम्स के से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इस मेगा इवेंट पर आज हम बात करेंगे। ओवरऑल जितना अभी जितने मैचेस हुए, वैसे आज का मैच भी अब लेट्स सी वो उसमें कौन जीतता है। ग्लैडिएटर्स वर्सेस कलंदर्स, लेट्स सी उसमें क्या होता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एंजॉयिंग PSL? नो मोर एंड व्हाई नो मोर?
यार PSL जिस तरह स्टार्ट हुआ ना, एक तो पहले जब स्टार्ट हुआ था तो नोबडी थॉट कि ये नजम सेठी जो है इज गोइंग टू पुल इट थ्रू। उस वक्त अगर आपको याद हो तो आइसोलेशन में थी पाकिस्तान क्रिकेट, फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, तो इट हैड टू बी टेकन ऑफ शोर, तो आपने दुबई जाके किया। सो मच सो मुझे याद है कि हम एज ब्रॉडकास्टर्स वी गेव इट अ पास कि नहीं यार हमने राइट्स नहीं लेने, क्या मतलब ना चलना है इसने ना कुछ होना, एंड इट वाज एन इंस्टेंट हिट। और 6 फ्रेंचाइजेस जो हैं, 5 थी पहले और 6ठी बाद में आई मुल्तान सुल्तान, द मोस्ट एक्सपेंसिव, और बहुत ही ज़बरदस्त आपका सोशल इंट्रोडक्शन बन गया इन द वर्ल्ड, और ये आपका एक प्रीमियर प्रोडक्ट बन गया। लेकिन फिर हम जैसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे करते हैं, बजाय कि हम सिंसियरली और कॉग्निटिवली प्रैग्मेटिकली हम इसको लेके बड़ा करते, इसके जो कहते हैं ना आप इसकी बेस को बड़ा करते और इसको एक्सटेंड करते, इसकी जो फाइनेंशियल बेस है उसको ज़्यादा करते, वो अनफॉर्चुनेटली हमने किया नहीं। पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं, उसमें ये हुआ कि आपकी जो फ्रेंचाइजेज है, क्योंकि आपकी मार्केट जो है यू कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया, ठीक है ना। इंडिया की बहुत डीप मार्केट है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की एक वाहिद लीग है जो कि बोर्ड रन करता है, बाकी ये फ्रेंचाइज बेस्ड होती। अब PCB ने इसमें आप कह सकते हो, मुझे अभी बताओ कि ये PSL की क्या धूम थी, पूरा साल क्या होता है, हमें 2 हफ्ते पहले पता लगता है PSL आ रही है, वो कैलेंडर किधर है। एग्जैक्टली। और सर इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी कि वो वाली जो हमेशा हम एक हाइप देखते हैं जो क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, एंथम्स आना होना शुरू हो जाते हैं, वो वाला इम्पैक्ट इस मर्तबा में नजर नहीं आया कि क्रिएट किया गया हो। इलेक्शन का चर्चा ज्यादा था, तो मे बी बैड टाइमिंग। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हुई जी। एक तो एडहॉकिज्म चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये भी नहीं पता था कि ज़कात अशरफ साहब जो अब चले गए कि वो डिसीजन ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का होगा क्या। बिड को 2-3 दफ़ा डिले हुई। थैंक गॉड कि अब 3 साल के लिए एक चेयरमैन आ गया। वो अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे दैट इज टाइम डिफाइन कर देगा। लोग खुश हैं उनके आने से। आई थिंक सो, बिकॉज एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, एग्जीक्यूशन तो उन्होंने किया, तो आपको इसी किस्म का बंदा चाहिए। अभी जो पहले 2 डिसीजंस लिए, एक हारिस रऊफ वाला, एक मोहम्मद हफीज वाला, सो दैट क्लियरली शोज द इंटेंट कि द मैन इज क्लियर हेडेड। अब आगे क्रिकेट में क्रिकेट की पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं, क्रिकेट के फ्रेमवर्क को कैसे समझते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैसे वो करते हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड है। एक तो डिस्ट्रैक्टेड है हम इलेक्शन से, टोटल अनसर्टेनिटी है, अभी तक नहीं पता, क्विजिकल है कि हु इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जिसने बनानी है उससे भी नहीं पता। मेरा और आपका तो शायद मैं इस बोल नहीं सकता, मेरा और आपका तो शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक आम आदमी को बहुत इम्पैक्ट करता है, सो इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। फिर ये ओवरलैप कर जाएगी रमज़ान। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि एक माइंडसेट होता है रमज़ान आने से 6-7 दिन पहले, जो बहुत सारे लोग हैं ना उनका फोकस जो है ना वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, तरावियों का एहतमाम होना है, राशन डालना है, सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सो प्रोबेबली टाइमिंग्स की वजह से ये ओवरराइड कर गया। अच्छा, फिर आप लाहौर उतरे तो आपको पोस्टर नहीं नज़र आता, पहले आपको कटआउट्स नज़र आते थे, धूम मची होती थी, शहर सजे होते थे, नो डाउट। फिर जो फॉरेन कास्ट आई है वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं है जो कि आपको अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर एरॉन फिंच को मैंने देखना हो, या जो रूट यहाँ पे खेल रहा हो, है ना, या अगर मैं साउथ अफ्रीका पे चले जाऊँ तो मुझे नज़र आना चाहिए कि कगीसो रबादा मेरी इस लीग में खेल रहा है, केन विलियमसन आया हुआ है। सो ये मतलब बी ग्रेड फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं ला पाए? हाँ, ये अब क्वेश्चन है ना, आपने प्लान नहीं किया। ड्राफ्ट सिस्टम शुरू में शायद आपको सूट करता था क्योंकि आपके पास इतनी फाइनेंशियल कैप नहीं है कि आप प्लेयर्स की एक वैल्यू है, बिल्कुल उनको आप अट्रैक्ट कर सकें। सही, ठीक है। तो लेकिन आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर सोचना चाहिए था सारी फ्रेंचाइजेस को कि अब हमने इसकी बेस, फाइनेंशियल बेस को बढ़ाना है, आउटले इसका कैसे हमने बढ़ाना है। और अगर आप बढ़ाएंगे, कैप को ख़त्म करेंगे, ऑक्शन सिस्टम में आते तो फिर प्लेयर्स आते। फिर क्या हुआ है कि आपकी मार्केट अब हो रही सैचुरेट, क्योंकि आपकी 44-45 बिलियन की टोटल ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट मार्केट है, उसका 10 to 12% या 15% स्पोर्ट्स की मार्केट है। उसमें आईसीसी राइट्स भी आ जाते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स भी आ जाते हैं, एशिया कप भी आ जाता है, बायलैटरल सीरीज भी आ जाती हैं, PPSL भी आ जाती है। अब यही वाली जो आप बात है कि रेवेन्यू कितना अट्रैक्ट होना था कि अब रमज़ान का एक अपना अलग बजट होता है कॉर्पोरेट साइड्स का, तो वो भी ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते सीनियर। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सादी सी बात है ना, टाइमिंग्स का क्लैश हो जाना है, पहले से मालूम था, रमज़ान भी पहले से मालूम था, इलेक्शन वाला भी मामला, क्यों हम इसे सेट नहीं कर पाए?
ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जानबूझ के नहीं, उसमें ये कि हमारे देखें टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, और आपके कट फॉर रोल लोग हैं नहीं। मैंने अभी आपको कहा कि हर फ्रेंचाइज को 9 साल हो गए, तो आज तक आपने सुना है किसी ने क्रिकेट हाउस बनाया, उसमें लाहौर कलंदर ने एक एकेडमी बनाई, एक क्रिकेट एक्सीलेंस सेंटर बनाया। आपको कभी कैलेंडर नजर आया है कि जिस तरह इंडिया ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि कंज्यूमर जो है उसकी अट्रैक्शन बॉलीवुड है, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया अपनी क्रिकेट को, फ्रेंचाइजेस को बॉलीवुड के साथ। ठीक है, आपका चले लॉलीवुड स्टैंडर्ड का नहीं था, लेकिन आप इसी तरह कुछ इसकी अमालगमेशन करते, कोई कंसर्ट्स होने चाहिए, कोई स्लोगन्स होने चाहिए, कोई कैंपेन्स होनी चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। सबीन या आप लोग जो अट्रैक्टेड रहें कि यार ये मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यार ये मर्चेंडाइज आ गई, ये नई चीज तो बेसिकली ओवरऑल जो एक हाइप थी वो क्रिएट नहीं हुई जिस तरह से मार्केट करना चाहिए, तो उसे मार्केट नहीं किया गया और फिर टाइमिंग्स भी बैठती। तो अक्सर मैच के बाद, कल के मैच के हवाले से एक मिनट, फिर हमने एक और हमाकत की कि फ्रेंचाइजी बजाय के PSL पे फोकस करती, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सियासत खेलनी शुरू कर दी। मेरे प्लेयर खेलेगा, मेरा ये खेलेगा, मेरा वो खेलेगा, तो वो उधर घुस गए। बिल्कुल, दैट इज द कल का मैच जनाब। कौन से वाला मैच? कराची किंग्स वाला। कोई मैच नहीं था, कोई मैच नहीं। कराची किंग्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिसमेइंग, और शान मसूद से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि इज ए इंटेलिजेंट कैप्टन, और अभी रेड बॉल के आपके टेस्ट के कैप्टन भी हैं। कराची किंग्स का पिछला सीजन भी प्रिकेरियस गया था, और अभी तक जो हमने टीमें देखी, हमने लाहौर कलंदर को देख लिया, मुल्तान सुल्तान को देख लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख लिया। वीकेस्ट इस वक्त कॉम्बिनेशन जो नजर आया डिस्पाइट हैविंग स्टॉक, वो कराची किंग्स का वीकेस्ट है। वीकेस्ट स्टार्ट नजर आया, स्टार्ट से नजर आ रहा है। कल अप्रोच भी वो उनकी जो नजर आ रही थी, 185 चेजिंग, उसके बाद उनको मेथड ही नजर आ रहा था, 31 गेंदों पे 30 कर रहा है, फिर उनकी वो कोई एक स्ट्रेटजी प्लानिंग उसकी वो मिसिंग था। मैच वो बहुत तगड़ा था, पेशावर ज़ालमी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन बाबर आजम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है बॉलर से। अगेन देखें, जहाँ तक आप देखें पेशावर ज़ालमी, बाबर आजम क्यों डिसअपॉइंटेड है कि जब आप 2.5 बॉलरों के साथ मैच में चले जाओगे, ठीक है, आमिर जमाल इज नॉट कट फॉर T20s, इज अ फैंटास्टिक लॉन्गर ड्यूरेशन बॉलर। वो था, 2 वो थे उनके पास स्ट्राइक बॉलर्स, और बाकी पार्ट टाइम। अब सैम अयूब ने अगर स्पिन करना है, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। कोयटा ग्लैडिएटर जो वो अपने पूरे 5 बॉलर्स के साथ गया, दे हैड द लग्जरी, ठीक है। तो ये प्रोबेबली उनको डिसअपॉइंटमेंट शो करनी नहीं चाहिए। रन आउट ऑफ सैम अयूब एक्चुअली कॉस्ट देम मोमेंटम, और मिडिल ओवर्स में दे कुडंट एक्चुअली रोटेट द स्ट्राइक और कीप अप द मोमेंटम। और इवन मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर में लास्ट जो 5 ओवर थे सिर्फ 50 किया, 5 आउट हो गए थे उनके, तब विकेटें गिरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज वो 206 कहीं और आगे भी जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आज का मैच कलंदर्स एंड ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? राशिद खान वाज द वन मैन शो, एंड राशिद खान वाज द वन जो कि लाहौर कलंदर्स को डिफाइन करता, उनको मिडल ओवर में आउट करना। अब आप आ जाएं शहीनशाह अफरीदी, मिडल ओवर्स में आउट नहीं होते। अच्छा, और अब ठीक है कि पेस जनरेट कर रहा है, पहले तो पेस भी लूज हुई थी, ऊपर से अगर आउट कर भी दे। हारिस रऊफ इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, वो तो ऐसे लग रहा है 12.5 की इकॉनमी थी लास्ट मैच में, और उनकी ठीक है पेस है, बट ही इज मिसिंग वेयर ही हैज टू बॉल। तो वो आपका जो है ना एक कॉम्प्रोमाइज़ लाहौर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो जो आपका वो लड़का है जो डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, अभी पाकिस्तान खेला है, इनका तीसरा फास्ट बॉलर जमान खान। जमान अगेन डेथ बॉलिंग अच्छी है, मिडल ओवर में आउट कौन करेगा? अब शायद वो जो जिम्बाब्वे वाला है लड़का हमारा पाकिस्तानी जो है बेसिकली सिकंदर, वो उसको रोल लेना पड़ेगा सिकंदर रजा को, उसका, अदरवाइज दे आर इन ट्रबल विदाउट हिम। वैसे हारिस रऊफ ऑफ कलर है बिल्कुल, मुझे लगता है लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ फोकस है। फिटनेस उसकी फिट है, मतलब वो फिट है, फिजिकली फिट है और मेंटली भी स्ट्रांग है, बट प्रोबेबली फोकस हैज शिफ्टेड, स्टारडम हैज टेकन ओवर। फिटनेस ठीक है, फिटनेस ठीक है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट ठीक मंसूख हुआ है? नहीं, उसमें वो डिबेटेबल है। वो डिबेटेबल 2 तरीकों से, वायलेशन पे कि प्लेयर के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, और अगर उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपने जाना है तो ही शुड हैव गॉन। सही है, ठीक हो गया, इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन ठीक है, बट जो उसको कह रहा है उसको पहले अपना यहाँ पे कुछ सोच समझ बूझ होनी चाहिए थी। Okay. जो लड़का 7 फर्स्ट क्लास मैच खेला है,
जो लंबी क्रिकेट से भागता है, जिससे रेड बॉल होती नहीं, जो एक टेस्ट मैच डेब्यू करके और उसमें घुटना पकड़ के बाहर हो जाता है, दोबारा वो करीब नहीं आता। बिल्कुल। जो वर्ल्ड कप में आपने देख लिया 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी जिसकी लेंथ जो है वो आगे नहीं है, यहाँ बहुत आगे है। सही है। सो प्रोबेबली ही वाज नॉट कट फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। या तो उसको यहाँ पे राइगर्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, उसको तैयार करें पहले और फिर आप उसको लेके जाते हैं। थोड़ा सा मोटिवेटेड भी कुछ शहर दे लोग भी जालिम संग को सन्नी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और बड़ी मुश्किल से आज पहुंचे हमारे स्टूडियो में, चूंकि बारिश बहुत तेज है बाहर। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, और कराची में यूं तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड़ा मसला कराची में पानी का है। वो चाहे पीने का पानी हो या नल में आने वाला पानी हो। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, समंदर किनारे प्यासा कराची, सवाल ये भी करते हैं कि जो पानी टैंकर में आ सकता है वो आखिर नल में आ क्यों नहीं सकता। हम ये भी देखते हैं कि बहुत से इलाकों में जहां पर पानी टैंकर में आता है वहीं हाइड्रेंट भी हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। एक बड़ा चैलेंज कराची शहर को पानी की फराहमी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO कराची वाटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन अहमद साहब। सलाहुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलाहुद्दीन साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली इस मसले को, इस बहरान को हल करने के लिए कि कराची में पानी का हसूल जरा सा आसान हो जाए। जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहले तो ये मैं बताता चलूँ तमाम नाजरीन को कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन दिन रात कोशा हैं अपने सार्फिन को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए। कराची में इस वक्त तकरीबन कोई 600 मिलियन गैलन की शॉर्टेज है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 2006 में एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें 100 मिलियन गैलन पानी हम लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक हम कोई जो बल्क वाटर प्रोजेक्ट है वो ऐड नहीं कर सके। तो जो पानी हमारे पास 2003 और 2006 के टाइम पे अवेलेबल था, आज भी वही पानी अवेलेबल है और हमने उसकी राशनिंग करनी है। हमने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2006 से ऑनवर्ड्स कराची के अंदर इलीगल हाइड्रेंट्स जो है वो खुल गए, और अभी रिसेंटली इंटरिम गवर्नमेंट ने और उससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने इलीगल हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया, और हमने सितंबर 2023 से लेकर अब तक जितने इलीगल हाइड्रेंट्स कराची में काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम इलीगल हाइड्रेंट्स को ख़त्म किया। और जिसके नतीजे में 25 मिलियन गैलन पानी जो कि वो चोरी करके आवाम को बेचते थे, वो पानी अब जो है KWNSC के नेटवर्क में शामिल किया गया। मैं आपको सिर्फ ये भी बताता चलूँ कि ये मसले का हल जो है वो हाइड्रेंट्स को तोड़ देना नहीं है, बल्कि उनको उस लीगल रिजीम में लाना ज़रूरी था। बिकॉज़ ये वेक्टर्स जो थे वो टैंकर्स थे जो उनसे पानी भरते थे और फिर इलीगल जगह से पानी की पंचरिंग करते थे और वहाँ से पानी लेकर आवाम को देते थे। तो मैंने इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये काम कर रहे थे उनको हमने दावत दी कि ये टैंकर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो सिर्फ कराची के में जो 7 लीगल हाइड्रेंट्स हैं उन्हीं से पानी भरें, और उनको कंप्लीट डिजिटाइज कर दिया है। अब तमाम टैंकर्स जो इस वक्त कराची में घूम रहे हैं वो तकरीबन 5000 के करीब हैं, और उन 5000 में से 3000 टैंकर्स हमने लीगल फ्रेमवर्क में ले आए हैं। लीगल फ्रेमवर्क में लाने का मकसद ये है कि वो उनमें ट्रैकर्स लग रहे हैं, वो डिजिटली कवर्ड हैं, यानी उनमें CNIC है, ड्राइवर का जो गाड़ी है उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, और एक QR कोड है जो हमने हर टैंकर के ऊपर लगाया है। जब वो सार्फिन के पास जाता है तो उसको स्कैन करके ये जान सकते हैं कि इसके सामने गाड़ी कहाँ से आई है, ये मुजरे सेहत पानी तो नहीं है, ये ओवर चार्ज तो नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो है वो इंश्योर की हैं। सलाहुद्दीन साहब, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? लोगों के घरों में पानी तो अभी भी नहीं आ रहा इतने अरसे से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंटरिम सेटअप ने भी काम करने की कोशिश की, किस तरह से आप इसको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा इससे? कोई इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा। लोगों के घरों में पानी तो फिर भी नहीं आ रहा, तो कब तक हम इसका एक इम्पैक्ट देखेंगे कि लोगों के घरों में नलों में पानी आएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब कराची बड़ा है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस भी हैं। जैसे अभी इंट्रोडक्टरी में सवाल पूछा गया और पोज किया गया कि हाइड्रेंट्स को अगर पानी मिल जाता है तो नीचे क्यों नहीं जाता। ये तमाम हाइड्रेंट्स जो हैं ये पानी अप स्ट्रीम से उठाते हैं ताकि डाउन स्ट्रीम पे डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैलेंजेस हैं या फेलियर्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। तो अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओवरऑल क्वांटिटी में हमने पिछले 20 साल में ऐड कितना किया है। तो अगर हम एक बूंद पानी भी ऐड नहीं कर सकेंगे तो वो पानी
जो राशनिंग करनी है वो हमें उस पर तवज्जो ज़्यादा देनी है कि ताकि लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो सके। नंबर वन। दूसरी बात आपने की, देखें डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस को मीट करने के लिए ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं सर, इसमें प्लीज़ ये बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि डिजिटल कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? क्या किस तरीके से अब कोई टैंकर बुक करता है और क्या उसकी चार्जेस होते हैं? चूँकि अगर आप खुद से अगर पहले देखें जिस तरह से टैंकर मंगवाते थे तो हज़ारों आपको देने पड़ते थे। अब ऐसे में जब डिजिटल कर दिया, आपके अंडर है, लीगल फ्रेमवर्क में आ गया, इलीगल हाइड्रेंट्स बंद हो गए, पानी की चोरी आपने रोक दी, अब ऐसे में जो पानी टैंकर के थ्रू ही सही जो मिल रहा है लोगों को, कितना पे करना पड़ता है फिर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो ये 3000 गैलन के जो 10 किलोमीटर के अंदर अगर किसी ने मंगवाना है, जो उसका घर उसके 10 किलोमीटर के अंदर है, तो वो हमें तकरीबन 4700 रुपये का पड़ता है। लेकिन जब उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो डिपेंड करता है कि वो अगर 5300 का 5400 का भी मिल सकता है। सरकारी रेट की बात कर रहा हूँ जी। अब जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रहा है वो ये है कि जब 100% आपके हाइड्रेंट्स जब ख़त्म हो गए और ये तमाम लीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर बर्डन आ गया, तो हमने उनकी राशनिंग के लिए हमें एक और मज़ीद फिलिंग पॉइंट्स भी खोलने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर 25 मिलियन गैलन पानी वो इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं वो पानी चोरी करके लोगों तक पहुंचा रहे थे, और वही हमने डाइवर्ट कर दिया लोड सारा का सारा 7 लीगल हाइड्रेंट्स पे, तो मैंने पिछले 1 महीने में 90 मिलियन गैलन्स पानी एडिशनल लीगल हाइड्रेंट से बेचा है। तो सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज किया है, लेकिन साथ साथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस भी दरपेश हैं, और इंशाल्लाह ताला हम नए फिलिंग पॉइंट्स खोलने जा रहे हैं जो करीब होगा। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हाइड्रेंट्स फिलिंग पॉइंट्स अगर करीब होंगे तो ये बहुत अहम बात है कि ज़रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे और उसमें फिर कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन सर 2-3 बातें। एक ये कि इस वक्त कितने फीसद कराची में टैंकर के थ्रू पानी जा रहा है, जो कि आपने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क में सारे आ गए हैं, कितने फीसद कराची को आप टैंकर के थ्रू पानी दे रहे हैं? देखिए टोटल हमारे पास, मैं ये भी आपको बताता चलूँ क्योंकि इसमें अक्सर औकात ये कहा जाता था कि हाइड्रेंट्स बहुत पानी ले लेते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिकली मीटर लगा दिए हैं और मेरे पास इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे डाटा आ रहा है जो 20 से 21 मिलियन गैलन डेली पानी हम तमाम लीगल हाइड्रेंट से 20 से 21 मिलियन गैलन। अब 600 मिलियन गैलन अगर पानी कराची को मिलता है तो उससे 20 से 21 मिलियन गैलन पानी जो है वो 3 से 4% भी नहीं बनता। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ ये है कि दुनिया में अगर आप प्रेशर मेंटेन करें पानी की मौजूदगी की वजह से तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लॉसेस नहीं है, लेकिन जब आपके पास पानी मेंटेन नहीं हो पाता तो आपको इन टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें एक चीज़ और भी तो आती है सर, बहुत दफ़ा ये रिपोर्ट भी तो होता है कि कहीं से पाइप को चोक किया गया है, कई बार ये भी नज़र आता है बोरियां निकलती हैं, कई बार पत्थर निकलते हैं, यानी वो जान के उस लाइन को तोड़ा जाता है, रोका जाता है पानी किसी एक ख़ास इलाके का, और आपको भी पता कि इसका फ़ायदा किसको होता है। क्या कार्रवाइयाँ हुई? देखिए ये जो आप इस वक्त मिसाल दे रहे हैं ये जनरली सीवरेज सिस्टम में किया जाता है। सीवरेज सिस्टम का भी जैसे अभी आपने बताया हमें दरपेश मसाइल उनमें से भी यही हैं कि जहाँ डबलिंग अप ऑफ पॉपुलेशन हुई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह ले नहीं किया। दुनिया में सीवरेज के निज़ाम को मजबूत तरीके से बनाने के लिए प्रीफेक्चर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जिस कराची जितना बड़ा इस वक्त शहर है इसमें बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने जो टोटल इस वक्त को 70 के करीब गाड़ियाँ हैं जो हमने सक्शन एंड जेटिंग ट्रक्स भी जो हैं वो नए ऐड की हैं KWNSC में, और आपने देखा होगा कराची वाटर एंड सीवरेज की नीली गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती नज़र आती हैं ताकि ये इस तरह के जो क्लॉग्स होते हैं उनको एड्रेस करती हैं। जी, और जो पानी के बिल लोगों को अदा करने पड़ते हैं, एक तो ये कि पानी आ भी नहीं रहा, टैंकर्स भी मंगवा रहे हैं, उसके बाद पानी का जो एक बिल है वो भी देना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्सेस की अदायगी भी होती है। तो इस मामले पर आप क्या कर रहे हैं कि आम इंसान को 2 जगह या 3 जगह तो पे ना करना पड़े? अच्छा चलें, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। देखिए अगर मैं आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस वक्त रिटेल हम कंज्यूमर्स उनको कहते हैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की पेमेंट ऑफ बिल्स हैं KWNSC के वो तकरीबन 30% हैं जी। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह आपने कहा कि
पानी नहीं आता। यकीनन काफ़ी जगहों पे पानी के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें पानी और सीवरेज के दोनों के चार्जेस शामिल हैं जो बिल आपको सर्व होता है। ठीक है, वो और अगर हम ये कहें कि बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।